दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 14 अप्रैल जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, उस मौके पर हम सोचें कि उनका जो सपना था भारत में जाति व्यवस्था को एनहाइलेट करने का, समाप्त करने का, वो कहाँ तक पहुँचा है। और इस संदर्भ में अगर हम देखें तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ये एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में रही है और शुरुआत से इसमें धर्म ग्रंथों का बहुत रोल रहा है। इसके पीछे जो भी कारण थे वो बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे यहाँ की उत्पादन व्यवस्था के लिए, और बाद में धर्म ग्रंथों ने इसको मजबूत कर दिया। तो ऋग्वेद से लेकर तो मनुस्मृति तक और बाकी धर्म ग्रंथों में भी ये बात अलग अलग तरीके से आई। भगवान गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया और उन्होंने अपने धर्म जो उनका धम्म फैला उसमें जाति व्यवस्था की बहुत आलोचना की और इसी को लेकर सम्राट अशोक ने उनके सिद्धांतों को दुनिया भर में फैलाया। भारत में बुद्ध धर्म प्राय समाप्त कर दिया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और बाकी जो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया हुई, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया का नेतृत्व पुष्यमित्र शुंग ने किया। भारत से बुद्ध धर्म और समतावादी मूल्यों का समाप्त हुआ, ब्राह्मणवाद फिर से वापस आ गया। इसके बाद अगली कड़ी में हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण यहाँ जो समाज में उत्पीड़न था दलितों का और अन्य जातियों का, वो बहुत गहराता गया। फिर मध्ययुगीन काल में हम कबीर, तुकाराम, रैदास, दादू ये कवियों को देखते हैं, ये संतों को देखते हैं जो धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पे समाज में अपनी बात रखते थे। और ये वही संत थे जिन्होंने जाति व्यवस्था का बहुत मजबूती से विरोध किया। पर खैर, इनकी बात जितनी गहरी और मजबूत थी उतना ही उनके खिलाफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध था। फिर असली तौर पे देखा जाए तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में जो दरार पड़ने लग गई वो आधुनिक युग में आधुनिक शिक्षा के आने के बाद। आधुनिक शिक्षा जब लाई गई और उसके बाद भी दलित डरते थे, स्त्रियां डरती थी स्कूल जाने से, क्योंकि सदियों तक उन्हें यही ट्रेनिंग दी गई थी कि ये काम आपका नहीं है। अब ये जब प्रक्रिया चालू हुई तो इसके साथ ज्योतिराव फुले ने अपने दलितों के लिए स्कूल खोले। उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी वो अपने राह पर डटे रहे। जैसे सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों में शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया और उनकी सहेली फातिमा शेख उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रही। इसके कारण धीरे धीरे समाज में एक अलग व्यवस्था आने की शुरुआत हुई और जाति व्यवस्था में दरारें पड़ने की भी शुरुआत हुई। बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं तो हर स्तर पर वो जाति व्यवस्था और उसके दुष्परिणामों का विरोध करते हैं। पानी पीने के लिए उन्होंने सार्वजनिक कुओं पर पानी पिया जा सके इसलिए 14 तालाब का आंदोलन किया। दलितों को भी मंदिर में प्रवेश करना मिल सके इसके लिए कारा मंदिर में प्रवेश का उन्होंने आंदोलन किया। और ये जो मूल्य मनुस्मृति में एक बड़े तरीके से रेखांकित किए गए हैं, उनका विरोध करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। साथ ही साथ उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले बढ़ने लग गए और दक्षिण में पेरियार स्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के आधार पर भी जाति व्यवस्था का एक बहुत मजबूत विरोध किया। ये सब जो आंदोलन थे ये राष्ट्रीय आंदोलन के समांतर चल रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। अब इसके बाद जब संविधान सभा में विवाद हुए और वाद विवाद हुए, बाकी चीजें आई, तो दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये बात बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करना ये महज सिंबॉलिक नहीं था। इसके पीछे एक गहरी सोच थी कि वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस व्यवस्था को समझा है और उसको दूर करने के लिए वो सबसे कामयाब होंगे। इसलिए इसमें उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता के माध्यम से जो भी डिबेट हुए उनको एक दिशा देने की कोशिश की। अब यहाँ तक बात आई, आज़ादी के बाद ये प्रक्रिया काफ़ी तेजी से चलने लग गई और इस प्रक्रिया में दलित समाज में सामने आने लग गए
स्त्रियां भी समाज में सामने आने लग गई। और पर अगर देखा जाए तो एक तरफ तो ये प्रक्रिया चल रही है, और 1925 से ही या उसके भी पहले से जहाँ समाज में एक तरफ परिवर्तन हो रहा है बराबरी के लिए, उसके विरोध करने वाले, ब्राह्मणवादी मूल्यों पे चलने वाले, मनुवादी मूल्यों पे चलने वाले संगठन भी सामने आए। हिंदू महासभा एक तरफ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दूसरी तरफ। इन दोनों का मानना था कि मनुस्मृति हमारे समाज का मूल आधार है, और जो लोग मनुस्मृति के मूल्यों का उल्लंघन करके दलितों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, स्त्रियों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, वो हमारे धर्म के खिलाफ एक बड़ा अपमान कर रहे हैं। और ये आरएसएस के बनने का मुख्य आधार था। एक तरफ आरएसएस इस बात का विरोध कर रही थी, और उसने अपने दिखाने के लिए और एक दूसरे एजेंडा के रूप में उसने दो प्रकार की नीतियां अपनाई। एक तरफ से मुसलमानों को दुश्मन बना के उनके खिलाफ भयंकर नफरत फैलाने का काम, जिसके कारण हिंसा भी हुई, और दूसरी तरफ से मनुस्मृति को प्रमोट करने का काम। ये दोनों काम वो लगातार करते रहे। अब परिणाम ये हुआ कि भले ही आरक्षण तो आज़ादी के बाद आया, पर समाज में अंदर खाने जो इनका आरएसएस का जो वर्ड ऑफ माउथ, कानाफूसी के माध्यम से प्रचार था, उसके लिए, उसके कारण लोगों में दलितों के प्रति एक प्रकार की नफरत और एक प्रकार की बायस उनके खिलाफ पैदा होते गए। इसकी परिणति हुई 1980 में दलित विरोधी हिंसा में, 1985 में ओबीसी विरोधी हिंसा में। ये हमें देखने को मिला। खैर, समता की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया, जिसके अनुसार ओबीसी को भी आरक्षण मिला। अब ये जो सवर्ण वर्ग थे, इनको ओबीसी का आरक्षण पसंद नहीं आया, पर चुनावी कारणों से बीजेपी आरएसएस ने इसका मौखिक विरोध नहीं किया, पर इसको कमतर बताने के लिए उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। राम मंदिर आंदोलन वैसे भी शुरू हो चुका था, पर उसमें तेजी लाई गई मंडल कमीशन के लागू होने के बाद, और इसी की परिणति बाबरी मस्जिद के ध्वंस में हुई। तो ये जो शक्तियां हैं ब्राह्मणवादी मूल्यों को लेकर आधुनिक समय में, जिनका प्रतिनिधित्व आरएसएस कर रहा है, वो इस लेवल पर पहुंची है कि कानाफूसी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रोपेगेंडा के माध्यम से दलितों के खिलाफ एक प्रकार का पूर्वाग्रह बनता जा रहा है। उनके बारे में कहा जाता है ये लोग लायकियत के नहीं है, कि आरक्षण के कारण हमारे समाज में मेरिट की उपेक्षा हो रही है, और मेरिट के आधार पे कई संगठन भी बने। यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे था, मेरे ख्याल से उसमें अरविंद केजरीवाल भी महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार के आंदोलनों ने दलितों की समानता की जो यात्रा थी, उसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश की। तो एक तरफ आज हम देख रहे हैं कि समानता की प्रक्रिया आगे चल रही है, और दूसरी तरफ इसके विरोध करने वाले आज सत्ता में हैं, और वो अलग अलग प्रकार से इसका विरोध करते हैं। आपको याद होगा, जनवरी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और उसके आधार पे वो हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जो दलित विद्यार्थियों के प्रति के खिलाफ, दलित विद्यार्थियों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ जिस प्रकार की मानसिकता बनाई जाती है, उसके विरोध में उन्होंने इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की। और उसी के साथ साथ उन्होंने 24/7 हेड ऑन इसकी भी बात की, हेल्पलाइन की भी बात की, और साथ में इक्विटी एम्बेसडर्स की भी बात की। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऐसे उच्च संस्थानों में, जैसे हम जानते हैं रोहित वेमुला, उनको जो एक विज्ञान के लेखक बनना चाहते थे, उनके खिलाफ कितने पूर्वाग्रह के कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और ऐसी आत्महत्या के केसेस बहुत हैं, मैं उनकी पूरी गिनती नहीं करूंगा, दो बताऊंगा, दो बंबई की बताऊंगा। एक नायर हॉस्पिटल में डॉक्टर पायल तड़वी नाम की एक दलित महिला थी, उसके सीनियर्स उसको प्रताड़ित करते थे, और उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। दलित सुदर्शन सोलंकी नाम का एक आईआईटी का विद्यार्थी, लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे, और उसके कारण उसने भी आत्महत्या कर दी। ये केवल दो केसेस मैं बता रहा हूँ, ऐसे दर्जनों केसेस हैं जहाँ इस प्रकार की पीड़ा से लोगों ने आत्महत्या की।
तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये नोटिफिकेशन चाहता था कि इस प्रकार की घटनाएं यूनिवर्सिटी में अगर हों तो इनको करने वालों को सजा दी जाए, और सजा दी जाए उसी के साथ साथ ऐसा वातावरण खड़ा किया जाए जहां इन विद्यार्थियों के खिलाफ ऐसा माहौल न बने। अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, तुरंत देश भर में, खासतौर से उत्तर भारत में, इस नोटिफिकेशन के खिलाफ बहुत प्रदर्शन चालू हो गए, इसका विरोध चालू हो गया, और उस विरोध के को ये सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उनकी बात मानी और यूजीसी के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया। तो आज हमारी जो यात्रा है जाति व्यवस्था के उच्चाटन की, वो बहुत एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां आगे जाना हमें संभल के जाना पड़ेगा, और इस दिशा पर जाने के लिए अंबेडकर के लेखों से, अंबेडकर की रचनाओं से प्रेरणा लेकर एक सही समाज बनाने की कोशिश करना चाहिए। और दुर्भाग्यवश आज वो लोग सत्ता में हैं जो इस प्रकार का बराबरी का समाज नहीं चाहते, जो खास तौर से गैर बराबरी के समाज को बनाए रखने के लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ये बहुत एक गलत हुआ। यूजीसी का नोटिफिकेशन बहुत सही था और उस नोटिफिकेशन के आधार पे हमको चलने की जरूरत थी। खैर, जो भी हो, आगे पूरी कोशिश होना चाहिए कि संघर्ष के माध्यम से दलितों को इज्जत और अधिकार, डिग्निटी एंड राइट्स, ये दोनों मिले, ताकि हम उस रास्ते पर जाएं जहां जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।